हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने गवर्नेंस चैप्टर के 45 क्वेश्चन तक एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे घटना चक्र के। आज इस वीडियो में वही कंटिन्यू कर रहे हैं, 46 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया आर करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, right? There is a strong administration of unitary bias. Both the union and the state legislature are sovereign. The legislative and financial judicial power has been divided between the union and its units. Okay, so judicial power को तो divide नहीं किया गया, तो fourth is incorrect. So all four correct और वो तो हट जाएगा. Okay, then first is correct that we know. There is a strong admixture of unitary basis. Yes, बहुत सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूनिटरी बेसिस को शो करते हैं. क्या क्या है वो जो यूनिटरी बेसिस को शो करते हैं? वो है, पहला हो गया इमरजेंसी प्रोविजन, ओके, ऑल इंडिया सर्विस, देन गवर्नर का अपॉइंटमेंट. ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे यूनिटरी बेसिस को शो करती हैं. ओके, so yes, this is the correct statement. Both union and the state legislature are sovereign. No, they are not sovereign. ऐसा नहीं बोल सकते कि यूनियन जो स्टेट लेजिस्लेचर है सोवेरियन है, वो जो चाहे वो कर सकता है. नो, यूनियन का फिर भी एक मेजर रोल होता है कि स्टेट के उसमें डिफाइन करेंगे. थर्ड इज इनकरेक्ट. सो ए बी 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, which of the following characteristic is not true for unitary form of government? Swift decision, flexible, ideal for large country, uniformity of law, या none of the above. So which of the following is not true for unitary? जो unitary government है उसमें ऐसा क्या नहीं होता होगा? स्विफ्ट डिसीजन, यस स्विफ्ट डिसीजन, बिकॉज यूनिटरी है तो एक ही सिंगल बॉडी को डिसीजन लेना होता है, तो इसलिए स्विफ्ट डिसीजन होगा. यस, दिस इज करेक्ट. फ्लेक्सिबल, यस ये फ्लेक्सिबल भी होगा कि यूनिटरी जैसे चाहे तैसे अपने डिसीजंस को मोल्ड कर सकती है. जबकि हम लोग अगर फेडरल की बात करें तो इंडिया के जैसे रिस्पेक्ट में हम देखें तो अगर इंडिया में हमारी यूनियन गवर्नमेंट को कुछ भी चेंज करना होगा उसके फेडरल कैरेक्टर से, तो उसको स्टेट की भी अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि थोड़ा उसको रिजिड बनाता है. ओके, सो यस दिस इज फ्लेक्सिबल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, नो ये लार्ज कंट्रीज़ के लिए आइडियल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है वैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है. तो ऐसा नहीं होगा कि सेंटर अगर एक सिंगल है तो वो सबको कंट्रोल कर सका है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट. सी इज नॉट द करेक्ट. यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होगी क्योंकि सेंटर ही लगा रहा है और नन ऑफ द या मोर. So C is the correct. So characteristic of a unitary form of government are strong center, single constitution, flexibility of constitution, emergency provision, single citizenship, integrated judiciary, all India service, integrated audit machinery, parliament's authority over the state list, appointment of governor, integrated election machinery, veto over the state bill. So ये सारे जो features हैं वो किसके हो गए? हमारे unitary form of government के. It cannot be outrightly said that it is ideal for large country. It only depends on the country's will. So the answer of this is C. The President of India is elected indirectly. Yes, this is correct. And the parliamentary system in India has been combined with the republicanism. What do you mean by republicanism? Republicanism means कि जो भी हमारा head of the state होगा वो क्या होगा? ये हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोले, वो क्या होगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा. ओके, सो यस हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम उसके साथ रिपब्लिकनिज्म भी है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन. अच्छा, इधर से हमको क्या बात याद करनी चाहिए? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट. सो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट किससे बना होता है? सो उसमें हमारे लोकसभा प्लस राज्यसभा के क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राइट? नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते. प्लस हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के
इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, प्लस यूटीज़ में दिल्ली और पौडीचेरी के भी मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स. The parliamentary system of India has been combined with the republicanism, as the head of the state is the president. As in republic, there is no hereditary ruler, and all the representative and other authority are elected directly or indirectly by election of the people. Both the statements are true, and R is the correct explanation of A. Next is political parties are lifeblood of democracy. Yes, normally people blame political parties for bad governance. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि येस इट इज़ करेक्ट, बिकॉज हमारा जो गवर्नेंस है मोस्टली वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ही डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, कैसे इलेक्ट करती है और कैसे फिर उसके बाद गवर्न करती है पूरी कंट्री को, राइट. सो इसलिए अगर बैड गवर्नेंस है तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत मेजर रोल होता है. सो ए इज़ द करेक्ट, ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. In a democratic system, the political parties plays an important role in the formation of the government. They bring people together to achieve the control of the government and to develop policies favorable in the interest of the people. So it is said that the political parties are the lifeblood of democracy, and it is also said that the people usually blame political parties for bad governance. Thus, A and R are true, and R is the correct explanation of A. Who has proposed the party-less democracy in India? So किसने ये propose किया था? वो थे एक हमारे महात्मा गांधी जी और जयप्रकाश नारायण. बोथ किस में बिलीव करते थे? हमें पता है कि गांधी जी जो किस में कहते थे, स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नेंस में बिलीव करते थे लोग, कि हमें पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, हमें इतना ह्यूज हिमंगस गवर्नेंस सिस्टम नहीं चाहिए, हम लोग लोकली हर विलेज की पंचायत होगा वो उसको गवर्न करेगा, वो वाला सिस्टम हम फॉलो करेंगे. उनका कहने का ये था. ओके. The primary objective of India federal design was to weave a nation out of its many diverse parts and protect a national integration. So हमारे जो इंडिया का फेडरल बनने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम इंडिया की जो डाइवर्स पार्ट है उनको एक साथ लाएं और एक साथ नेशनल इंटीग्रेशन के साथ काम कर सकें. Accommodation of diversities has built stronger, not weaker, India nationhood. So yes, this is our true, but A is not explaining the B. So the answer is B, कि individually ये दोनों सही हैं पर वो explain नहीं कर रहे हैं, because R is the correct explanation of A. Under Article 1, India, that is Union of States, which includes 28 states, 8 union territories, there is a division of power between the Union and the state, where more power are given to the Union. An Indian federal design aims to weave a nation out of many diverse parts and protect a national integration. Therefore, the accommodation of diversity has resulted in a strong nationhood and not a weaker one. Next is, given below are two statements. One is labeled as assertion and other one as a reason. So the assertion is the nature of Indian political system embodies the element of continuity and change. So yes, हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो कंटिन्यूटी और चेंज में मानता है. एंड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम contains elements of following political systems such as modern style, traditional style and saint style. So इसका ऑप्शन yes करेक्ट है, एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूटी और चेंज में मानता है. Like Indian political system from the modern period to the modern era, its specific elements still exist in tangible form. Although the continuous and changing political system from various ages and periods continued, elements of modern style, traditional style and saint style. Thus both A and B are true, and B is the correct explanation of A. Women's, Dalit, poor, minority groups are the biggest stakeholders of democracy in India. So हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वुमेंस, दलित, पुअर, माइनॉरिटीज़ हैं वो बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. एंड द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ कैरियर फॉर द डिज़ायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. और डेमोक्रेसी हमारी किसकी वजह से आई है? सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आई है. सो येस, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग को रियलाइज़ हुआ है कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि हमें कोई और गवर्न क्यों करेगा, हम खुद से गवर्न होंगे. सो येस, ए एंड बी आर करेक्ट, एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Democracy protects individual rights and increases self-respect and dignity of women, poor, Dalits and minority groups. So they are the biggest stakeholder of democracy in India. The reason for Indian constitution being the bulkiest is that it incorporates experience of many constitutions.
It contained detailed administrative provisions. It dealt with the government of a large country. It contains constitution of both union and the state government. Wrong. So A, B, C are correct. The Indian constitution is the longest written constitution in the world. There is no single reason for the bulkiness of the constitution. The nature of the constitution has become larger due to above reasons. So there is not even a single valid reason among all the choice, but all are true. ओके इन इसके में यस ये ध्यान दीजिए, मेरे को लगा कि हमारे पास सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन और यूनियन और स्टेट का, जबकि ये क्या स्टेटमेंट बोला है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दोनों यूनियन के भी पावर्स लिखे हुए प्लस स्टेट के भी पावर लिखे हुए, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्कि है, एंड दैट इज द करेक्ट. सो ऑल आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ. The government of France is of federal form. The Prime Minister of Pakistan is appointed by the people. So जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ. तो हमें ऐसा बोलते हैं कि क्वासी फेडरलिज्म. दिस इज करेक्ट, पर देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया. यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिपब्लिक कंसिस्टिंग ऑफ 50 डिक्लेयर्स एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमने अपने आप को तो वैसे तो हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला है. फेडरल गवर्नमेंट इज वन इन विच देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड बोथ ऑपरेट रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन. सम कॉन्स्टिट्यूशन expert call Indian federalism with unitary nature because time of emergency it provides a soft center, but the reality is Indian constitution is for federal nature having some unitary feature. So हमारा जो constitution है वो majorly in फेडरल ही है, जिसके अंदर थोड़े यूनिटरी फीचर्स हैं. इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? इंडिपेंडेंट जुडिशरी. पावर हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट. द फेडरेशन यूनिट्स हैव बीन given unequal representation in the Rajya Sabha. It is the result of an agreement among the federating units. So the answer is D. ये भी सही है कि हाँ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है. सो आंसर इज डी. अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा, डुअल गवर्नमेंट आर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. ये सारे हमारे इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स हो गए. इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरलिज्म, राइट? Indian has an independent judiciary with power of judicial review. Yes, correct. But this is not the correct explanation. ये quasi federal है वो अलग statement जा रहा है, और ये है हमारे पास judicial review की power है वो अलग statement जा रहा है. So B, A and B are both correct, but B is not the correct explanation of A. Okay. Then Indian constitution is quasi federal, and Indian constitution is neither federal nor unitary. सो येस ये सही है कि हमारा ना ही पूरा तरह से फेडरल है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, या ना कि पूरा तरह से यूनिटरी है जैसे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हैं? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को ड्रॉप करेंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है. सो होपफुली यू विल ट्राई टू रीड दैट. ओके. What is the nature of Indian Constitution? Indian Constitution is federal in nature but unitary in spirit. ये हमारा आंसर होगा. Who called the Indian federalism as a cooperative federalism? ये किसने बोला था? ग्रेविन ऑस्टिन ने बोला था कि हमारा cooperative federalism. और केसी वेयर ने क्या बोला था कि हमारा क्या है? quasi federalism. Who called federal state quasi? केसी वेयर. In relation to Indian Constitution, who said Indian Constitution establish good balance between rigidity and flexibility? तो ये केसी वेयर ने बोला था कि हमारा quasi federal है. He said that the Indian Constitution established a good balance between the rigidity and flexibility because there exists variety of them in amending process. Some provisions of the Constitution can be amended only by a simple majority and some by a special majority. Therefore, it can be termed as both a balance between the rigidity and flexibility. Who of the following has stated Indian Constitution has not been set in a tight mold of federalism? ये किसने बोला था? हमारे B.R. अम्बेडकर ने बोला था जब वो फीचर दे रहे थे.
B.R. Ambedkar accepted that the Indian Constitution has not been set as a tight mold of federalism and it contains both federal and unitary characteristics. Who rejected the principle of administration as myth and proverb? तो किसने ये किया था? Sorry, Herbert Simon ने. Herbert Simon rejected the principle of administration as a myth and proverb, while Dwight Waldo and Frank Marine and W.F. Wings accepted the administration as myth and proverbs. Okay. Which of the following reflects the most appropriate relation between the law and liberty? If there are more laws, there is less liberty. ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादा law होगा तो less liberty होगी. If there are no laws, there is no liberty. ऐसा भी नहीं बोल सकते. If there is liberty, law has to be made by the people. If the laws are changed too often, liberty is in danger. और आंसर हमारा हो जाएगा बी कि इफ़ देर आर नो लॉज, कोई लॉ नहीं होगा तो कोई लिबर्टी नहीं होगी, कोई कुछ भी करके चला जाएगा. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. द टू आर नॉट ऑड विथ वन अनदर रैदर. द commandment, the liberty only comes as a result of the established law. When there is no law to protect or provide freedom and liberty, violation of same takes place. Hence B is the correct answer. Who of the following is concerned with the concept of development administration? So development administration किसने किया था? Fred W. Ricks ने. The development administration is a dynamic concept that brings about socio-economic, political, socio-economic changes in the society. Wicks gave the concept of development administration. Wicks defined it to be an organized effort to be used by large-scale organizations, notably government, to implement policies and plans designed to meet the development objectives. Which of the following thinkers favor similarities in public administration and private administration? So, yeah, Henry Fayol is the father of modern management theory. He gave the famous 14 principle management and said these are universal in nature. So, though these principles, universal principles, Fayol try to establish similarity and public administration and private administration. In our civilization, if our civilization fails, it will be mainly because of a breakdown in administration. ये किसने बोला है? So ये बोला है बी डैम ने. और ये मेरे को लगता है अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर हमारा सिविलाइजेशन फेल होता है तो उसका एक रीज़न होगा वो है एडमिनिस्ट्रेशन. या आप इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं. Which of the following is not true in relation to the democratic determinism? A state in which people are supreme. A supreme power is vested in the elected head. Supreme power is vested in the person, likewise a king. A government formed by representative elected by the people. So not in relation of democratic क्या नहीं होगा जब वो सुप्रीम पावर किसी एक लौते इंसान के हाथ में आ जाएगी जैसे कि किंग. ओके, तो ये तो हमारे मोनार्की को डिफाइन कर रहा है, शो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज अ मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ. सो रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिमिटेशन ऑफ लॉज, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स. सो 1, 2 and 4 are correct. So rule of law was propagated by A.V. Dicey, a British jurist. The following concept has 3 elements: limitation of power, then equality before law, liberty and civil rights. So hence 1, 3 and 4 becomes the right answer. Which of the following statement best reflects the chief purpose of constitution? It determines objective of making of necessary laws. It enables creation of political offices. It defines limits to the power of the government. It secures social justice, social equality and social security. So आंसर सी हो जाएगा कि ये लिमिट करता है पावर में. और ये क्या हमें कहाँ पे मिलेगा? NCERT जब आप पढ़ोगे ना क्लास 11 की, उसमें फीचर्स दिए हुए हैं चैप्टर 1 में, उसमें ही दिया हुआ है कि लिमिट लगाता है, वो उसका एक प्रोमिनेंट फीचर है. A constitutional government is one which places effective restriction on individual liberty in the interest of the state authority. Place effective restriction on the authority of the state in interest of individual liberty. So constitutional government क्या होता है? जो कि
इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ना कि इंडिविजुअल पे रिस्ट्रिक्शन लगाए स्टेट के लिबर्टी के लिए. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड बाय लिमिटेड गवर्नमेंट. इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स a government limited by terms of the constitution. ओके, ये वाला बहुत बार पूछा है तो इस पर आप ध्यान दे दें. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? सो क्या है? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ टू द फुल्ली. विच वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लिबर्टी इन सोसाइटी इज एन एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. सब इक्वल है, कंपटीशन होगा, यस, आइडियोलॉजी भी होगी और रिस्ट्रेंट्स भी होंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडिया एंड यूएसए? लेजिस्लेटिव पावर्स रेस्टेड इन द सेंटर, power rested in the state. President has the power of pocket veto, yes, and the upper house has some nominated members. So A is the correct answer, only 3. In which report of the second administration barriers of good governance in India has been identified? So citizen centric administration, the heart of the governance, उसमें हमने देखा है. Which of the following institutes are considered necessary to promote unity among diversity in the Indian federalism? So yes, in Interstate Council and Development Council, Finance Commission and Regional Council, Unity Judicial System and All India System, सब में unity among diversity promote करने के features है. Which one of the following decades the parliamentary system in India shifted from centralism to the federalism? कब से हुआ ये सब? 1970s से. Okay. So with this we have covered governance questions, PYQs, जो कि सारे स्टेट PCS और UPSC में आए थे. So hopefully you like this video. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.